हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का जॉब मंत्रा में स्वागत है। चलिए, जैसा कि कल हम लोग का पहला टॉपिक एग्रीकल्चर से स्टार्ट हो चुका था, आज उसको सेकंड में लेकर आएंगे। तो पहले दिन जो आपने पढ़ा था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पैटर्न ऑफ क्रॉप्स होता है, वो भी इंडिया में खासकर मोनोकल्चर से लेकर आपको, चाहे वो एकल एकल प्रणाली वाली थी या आपके जो मिक्स्ड प्रणाली थी या रिले खेती, सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछा गया एग्जाम में वो रिले कल्चर पूछा गया है। तो वो सारी चीजें आपको बता दी गई थी कि इंटर वाली में क्या होता है या मोनोकल्चर में आपको क्या होता है या रिले में क्या होता है और मिक्स्ड में क्या होता है। ये सारे पैटर्न आपको पता चल गए। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके जो क्रॉप्स हैं वो भी भारत में इंपॉर्टेंट जितनी भी क्रॉप्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्लस उसकी वैरायटी जो आज तक आई है उन पे, और उससे संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस बार क्या है आज के लेक्चरर में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आज की, खाद्यान्न फसल रहेगा। ठीक, चलिए, खाद्यान्न फसल। तो इसको बताइए कि जो खाद्यान्न फसलें हैं वो होती क्या एक्चुअली में, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है सभी लोगों को। ठीक, तो इसमें आएंगे हम लोग जितनी भी यूज करने वाली फसल होती, खाद्यान्न वाले जो हम लोग खाते हैं फसल, उन्हीं को, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। वही फसल जो आप सब कुछ जानते होंगे वही, और कुछ भी इसमें से नहीं है। एक तरफ हम लोगे जो मेन होती है प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग आ जाएंगे मोटे खाद्यान्न और लघु खाद्यान्न। पढ़ा तो सभी होगा, मोटे अनाज है ना, चाहे खाद्यान्न कहें चाहे अनाज कहें इस पे, और उसके बाद लघु खाद्यान्न फसलों को हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, और तीन पार्ट में डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, प्रमुख खाद्यान्न, मोटे अनाज और लघु अनाज। अब ये देखेंगे कि इसमें होता कौन सा है, कौन कौन चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो आप जैसे जानेंगे प्रमुख खाद्यान्न में क्या होता है, आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया। क्या हो गया? गेहूं, धान और जौ हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, मक्का में, मीन्स मोटे अनाज में, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके मोटे अनाज में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद लघु में रागी हो जाएगा, सावर हो जाएगा, ये सब गांव में आप लोग जानते होंगे सारी चीजें, रागी, सावा, है ना, ये सारी फसलें जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो आपके खाद्यान्न फसल है इसको क्या करेंगे हम लोग, तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तीन पार्ट में जैसे डिवाइड करेंगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा प्रमुख खाद्यान्न जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, फिर आ जाएगा मोटे अनाज, फिर आ जाएगा लघु अनाज। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं ये आपने देख ही लिया है कि गेहूं, धान, जौ हो जाएगा, इधर मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब, रागी, सावा, कानकुन सर लेकर ज्यादा जो भी आपको याद होते हैं वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पर आएंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। तो उसमें आप देखेंगे कि खाद्यान्न फसलों का वर्गीकरण क्या करेंगे। अब जो खाद्यान्न फसल पाई जाती है उसका वर्गीकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, खाद्यान्न फसलों का वर्गीकरण करेंगे, क्लियरिफिकेशन करेंगे। और इसके अंतर्गत दो चीज हम लोग पाएंगे, और दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगी, इसको दो पैटर्न पर हम लोग डिवाइड करेंगे। एक कृषि के आधार पर, किसके आधार पर, एक कृषि के आधार पर उपयोग की जाने वाली, कृषि के आधार पर, ये हो गया आपका। ठीक है, कृषि के आधार पर क्या क्या चीजें कैसे हम लोग यूज करते हैं खाद्यान्न फसलों का। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रयोग के आधार पर, कृषि, एक मिनट, ठीक, ऋतुओं के आधार पर, ठीक है, कृषि ऋतुओं के आधार पर हो जाएगा, आधार पर। फिर उसके बाद सेकंड में हम लोग पार्ट में देखेंगे क्या, ये उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। दो चीज इसमें याद रखना होगा। क्यों मैंने ऐसे कहा,
क्लेरिफिकेशन ऑफ जो ये फसल होती है, क्यों ऐसा कहा गया कि दो आधार पर देखना है, एक कृषि के आधार पर, कृषि के आधार पर इसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, और यहां पर यूज करने के लिए जो उपयोग के आधार पर जो हम लोग यूज करते हैं उसको अनाज के ऊपर करेंगे, दाल के ऊपर करेंगे, मोटे अनाज पर। ठीक है, उपयोग के आधार पर अगर हम लोग आएंगे तो इसको तीन क्रम में देख लेंगे। पहले यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप सभी लोग कि कृषि ऋतुओं के आधार पर आप देखेंगे ऋतु जैसे जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या होता है, फसलें भी बदलती हैं। कल इस पे चर्चा थोड़ा सा हमने की थी, लेकिन आज पूरी डीप चर्चा करेगी, कैसे होती है, कहां पर होती है, क्या मौसम इसको चाहिए होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कृषि ऋतुओं के आधार पर आपको इसमें तीन चीजें देखनी होगी। पहली कौन सी है, खरीफ की फसल, है ना, फसल एक हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, रबी की फसल, और फिर इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे इसमें जायद फसल। ठीक है, ये कैसे हो रही है, ये ऋतु के जो मौसम हमारे यहां परिवर्तित होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बदल रही है। तो इसीलिए क्या किया गया, जो हमने क्लेरिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का किया था वो कैसे किया है, दो पार्ट में कर दिया। पहला पार्ट क्या होगा आपका, ए वाला जो होगा कृषि ऋतुओं के आधार पर, मतलब जो कृषि से संबंधित जलवायु चलती है, मौसम बदलता रहता है उसके आधार पर, और बी वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है, उपयोग के आधार पर, मतलब जैसे हम जो चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और जब आएंगे हम लोग पहला ही पार्ट आएंगे कृषि खरीफ की फसल के रूप में देखेंगे, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना होगा, आते हैं यहां पर खरीफ की फसल, क्या होगा इसमें टाइम पीरियड इसका, जून जुलाई से लेकर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक। कब होता है, जून जुलाई से ये महीना होता है, अक्टूबर नवंबर तक होता है। ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। क्या इसका सेकंड पॉइंट, वर्षा ऋतु में, जब बारिश होती है तब इसको उगाया जाता है वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं क्या इसमें वर्षा ऋतु में होंगी। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा इसमें क्या, चावल, बाजरा, मक्का। ठीक है, जो चावल के साथ बोई जाती है, सोयाबीन आपकी, ये हो जाएगा। क्या चीज है इसमें, पहला खरीफ की फसल आपने पढ़ा, उसमें क्या आपने देखा कि क्या चीज होता है, कृषि ऋतुओं के आधार पर खरीफ की फसल कब बोई जाएगी, आपको जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने में ये बोई जाती है। जून जुलाई से बोई जाती है, अक्टूबर में नवंबर में काट दी जाती है। उस समय भारत में क्या होता है, वर्षा ऋतु होती है। जब वर्षा ऋतु होगी तो उस समय क्या क्या बोई जाएगी आपको पता है, प्रमुख फसलें। आपका आता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, सीधा सीधा पूछेगा, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है। चार ऑप्शन उसमें दे देगा, जायद फसल कभी देगा, हो सकता है रबी कभी देगा, और यहां पर खरीफ का दे देगा। तो उसमें से आपको एक छांटना होगा कि कौन सा खरीफ है, कौन सा खरीफ नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, और इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल। क्या होता है, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। ठीक है, इसके बीच में ये बोई जाती है रबी की फसल। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है, ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है, सिंपल सा। फिर आ जाएंगे यहां पर तो हम लोग क्या पाएंगे, गेहूं पा जाएंगे, चना पा जाएंगे, सरसों पा जाएंगे, मटर पा जाएंगे आपके। ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ शामिल हो जाएंगी। फिर आ जाएंगे तीसरा हम लोग क्या आएंगे, जायद फसल होंगे, फरवरी मार्च से मई जून तक। क्या होगा, फरवरी मार्च से, ठीक है, फेब मार्च से जून, इतना याद रखिएगा। मतलब जो ये टाइम पीरियड होता है बीच का, उसके बीच की बात करेंगे इसमें। जैसे आप लोग देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में, क्या है, ग्रीष्म ऋतु में इस समय कौन सा मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में फसल कौन होगा,
इस समय चल ही रहा होगा, गर्मी का सीजन है, तरबूज है, खरबूज आपका, ठीक है, खरबूज है, ककड़ी है, सारी चीजें हैं। तो क्या आपने देखा आज इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने फसलों को भी जो क्लेरिफिकेशन कर दिया फसलों का, वो दो आधार पर हमने कर दिया। एक कृषि ऋतुओं के आधार पर कर दिया कि कृषि के अकॉर्डिंग जो फसलें हमारे यहां बोई जाती हैं उन पे कर दिया, और एक दूसरा क्या, उपयोग के आधार पर। तो पहले अगर जब हम लोग कृषि के फसलों के आधार पर लेंगे, ऋतुओं के आधार पर लेंगे, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। 3 फसल होती है। जब 3 फसल होती है तो उसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले खरीफ की फसल आएगा। ये बोई कब जाती है ये आपको याद रखना होगा। कब बोई जाएगी? धान का सीजन बस याद कर लेना। सभी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो मोस्टली वो गलत नहीं होगा उनका वो क्वेश्चन, ठीक है, सभी लोगों का ये मुझे पता है कि ये गलत नहीं होगा उनका, क्योंकि यहाँ पे ये कब बोई जाएगी, कैसे काटी जाएगी, वर्षा ऋतु में होगी, चावल, बाजरा, मक्का, सोयाबीन ये सब आ जाएगी। फिर उसके बाद रबी की फसल आएगी जिसमें नमी चाहिए होती है। यहाँ पर वर्षा चाहिए होती है पूरे वर्ष, जब तक फसल नहीं कट जाएगी तब तक इनको वर्षा चाहिए होती है। लेकिन उसके अपोजिट में क्या होता है, रबी की फसल आती है जब ठंड हमारे यहाँ शीत ऋतु शुरू होती है तब ये बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक इस समय कटने लगती है, कट भी गई है सभी लोगों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ बची होगी क्योंकि इस बार मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन था, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग, शीत ऋतु में गेहूं, चना, सरसों, मटर सभी को पता है इस समय बोई जाती है। इसके बीच में भी और कुछ बोई जाती है, और दोनों के मध्य क्या किया जाता है, जायद फसल आती है। जब रबी और खरीफ का मौसम चल रहा होता है उसके बीच में एक जायद फसल आती है, और जायद फसल के बीच में क्या होगा, जब ये रबी वाली खरीफ वाली बोई जाएगी, रबी कटेगी, उसी के बीच की मौसम का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है। कौन सी होती है, जायद फसलें जो होती है ना, ये अल्पकालिक होती है। इस समय आप देख रहे होंगे तरबूज खरबूज की खेती बहुत हो रही होगी जगह जगह। खीरा मार्केट में इतना आगे होगा कि समझ नहीं पा रहे होंगे कौन सा देसी है कौन सा विदेशी है, चाइनीज खीरा भी आता है ना। ककड़ी आपको दिख रही होगी मार्केट में, सारी चीजें। तो ये जायद फसल में आ जाती है जो अल्पकालिक थोड़े से समय के लिए आती है। फिर उसके बाद जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, बरसात आती है, तो फिर सब कुछ सिस्टम बदल जाता है और क्या आ जाता है, फिर से आपको खरीफ की फसल आ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। वहीं आप दूसरी तरफ जाएंगे तो इसको पाएंगे, ठीक है, उपयोग के आधार पर जब हम लोग लेकर आएंगे इसको, तो उपयोग के आधार पर आपको देखना होगा, 3 चीज देखना होगा। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, अनाज, ठीक है, इसको क्या किया गया, 3 पार्ट में। पहला अनाज, ठीक, दलहन और मोटे अनाज। किसकी बात करेंगे, मोटे अनाज, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। मतलब इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, 3 पार्ट में इसको बांट दिया उपयोग के आधार पर, ठीक। उपयोग के आधार पर जब आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाएगी, की मात्रा अधिक, ठीक है, मात्रा अधिक, यहां पर ये चीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो उपयोग के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जब अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल एज आपको पूछा जाएगा तो चावल गेहूं कर देना, ठीक है। दलहन की बात आएगी तो टोटल इसमें दाल वाली जितनी भी चीजें हैं सबको इसमें इस्तेमाल आप लोग कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, नोट कर लेना, प्रोटीन का, क्या, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है दाल में, ठीक है। एज एग्जाम्पल आप इसमें चना दाल सारी चीजें यूज कर लोगे, चाहे जो भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी सब आप लिख लोगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, सारी चीजें आ गई। फिर मोटे अनाज की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोषण से भरपूर है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक, पोषण से भरपूर, तो क्या होगा इसमें, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। ये चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें आपको यहां पर कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिना पढ़े आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब ये क्लियर आपका हो जाएगा तो सभी चीजें आ जाएगी। चलिए यहां पर, ठीक,
यहां तक क्लियर हो गया आपका? कोई दिक्कत? मीन्स जो क्रॉप्स का क्लियरिफिकेशन हम लोगों ने किया था वो दो आधार पर किया। दो आधार पे पहला क्या किया, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लियरिफिकेशन जैसे क्रॉप्स को होता है, एक होता है कृषि ऋतुओं के आधार पर। जैसे जैसे यहां पर मौसम परिवर्तित होता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर फसलें बदलती हैं, और फसलें जब बदलती है तो इनको तीन पार्ट में हम लोगों ने रख लिया, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। उसके भी अंतर्गत हमने देखा कि कौन से पार्ट कौन कौन से के लिए किसके लिए हैं यूज, कि रबी की फसल कब बोई जाएगी, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी और जायद फसलें कब बोई जाएगी। और उसके अंतर्गत एज एग्जांपल गेहूं को भी रखा गया है, चावल को भी रखा गया और ककड़ी खीरा को भी रखा गया। फिर दूसरा पैटर्न इसमें क्या आएगा, हम लोगों ने किसके उपयोग के आधार पर किया, उपयोग भी तो किया जाता है। जब उपयोग के आधार पर हम लोग करेंगे तो उसमें एक अनाज हो जाएगा, एक दलहन हो जाएगा और एक मोटे अनाज हो जाएगा। अनाज में क्या करेंगे हम लोग, जहां पर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, एज यूजुअल आप क्या करेंगे, गेहूं चावल को रख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद दलहन की आ जाएगी, जहां पर प्रोटीन होती है, अति आवश्यक होता है, उसमें आ जाएंगे हम लोग। फिर मोटे अनाज पे जहां पर पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ज्वार बाजरा मक्का, ये आपको पता है। मतलब क्या हुआ, टोटल ऑल ओवर इसमें आ गए। अब कुछ क्या करेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण फसल लेंगे कि उसमें कौन कौन सी फसल आएगी। यहां पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, सभी लोग को। क्यों डाउट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आते हैं जो मुख्य फसल के रूप में हम लोग राइस को लेंगे। किसको? राइस। ठीक है, चावल को लेंगे तो चावल की बात करेंगे सर्वप्रथम, अगर साक्ष्य की बात करेंगे भारतीय महाद्वीप पर सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर होगा, ये भारतीय महाद्वीप पर। इसको बात करेंगे तो कोल्डिहवा नाम याद रख लेना आप लोग, कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा में ये पाया जाता है। फिर बाद में इसके लहुरा देव भी आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद कहां पर प्रमाण की बात करेंगे, लहुरा देव। धान की भूसी का प्रमाण की बात करेंगे तो साक्ष्य की बात आपका लोथल में भी ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। ये धान की बात हो रही है, राइस की बात हो रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फसल है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके किस ये कुल से संबंधित है, इसका कुल क्या है। तो याद होगा आप लोग को, जहां से एग्जाम में पूछा गया है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही, कि ग्रेमी कुल से ये संबंधित है। किससे? ग्रेमी, ग्रेमिनी। ये किससे संबंधित है? ग्रेमिनी कुल से ये संबंधित है। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा। क्या? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, क्या नाम है? ये वनस्पतिक नाम। ठीक है, तो सिंपल सी बात आ गई। चावल की बात हम लोग कर रहे हैं। चावल क्या है? एक खरीफ फसल है, आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कौन सी फसल है? ये खरीफ फसल है। पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो साक्ष्य की बात पूछेगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, और पूछा गया। चाहे इसको इतिहास के दृष्टिकोण से लेंगे, चाहे जिससे भी लेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तीनों ऑप्शन आए हुए हैं। तो उसमें मैंने कहा जैसे जैसे पूछेगा उसकी बात करेंगे। तो जब ये कुल की बात करेंगे तो ये ग्रेमिनी कुल का संबंधित है। वनस्पति क्या होगा इसका? ओराइजा सटाइवा होगा, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इससे संबंधित क्या होता कि अजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग। राइस में क्या किया जाता है? जो उपयोग की बात आएगी, अजोला, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है इसमें। ये सारी चीजें आपको याद होगी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आयोग, विभिन्न आयोगों के द्वारा। तो क्या करता है ये? जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में? इसका प्रयोग जो किया जाता है, उपयोग, वो जैव उर्वरक के रूप में। ठीक, जैव उर्वरक के रूप में। एक और प्रश्न धान से ही आता है, अभी और भी चीजें इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। धान से एक प्रश्न और आता है कि निम्न में से कहां से या किसके माध्यम से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो उसमें कई ऑप्शन आपको रहेंगे, जुगाली वाला भी रहेगा, जो जानवर जुगाली करते हैं वहां से भी, और धान के खेत से भी। याद रखिएगा, इसका जो खेत होता है धान का, वहां से भी क्या कर देंगे? उत्सर्जन होगा मीथेन का। किसका? मीथेन का
उत्सर्जन होगा, याद रखिएगा, मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये तो आगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, जहां से आपके हर हाल में प्रश्न आएंगे, जैसे भी आएंगे क्या होगा, यहां पर मीथेन आपको याद करना होगा, साक्ष्य की बात करेंगे, कोल्डिवा हमने यूज कर दिया है, कुल की बात करेंगे, ग्रेमनी हो गया, इसका वनस्पतिक नाम कई बार पूछा गया है, उसके लिए इसको जैव उर्वरक के रूप में किस प्रकार यूज किया जाता है, तो अजोला और नील हरित शैवाल आपको याद रखना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या देखना होगा कि इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आएंगे इसके हाइब्रिड राइस, सभी को पता है हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड चावल की बात करेंगे। इस समय सारी चीजें हाइब्रिड के रूप में ली जा रही हैं, तो ताकि उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इसकी नींव सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1970 में चाइना के द्वारा। हाइब्रिड चावल से क्या होता था, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, धान से संबंधित, इसको पानी बहुत चाहिए होता है। गन्ने के बाद जो सिंचित क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा इसी का होता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र अगर आपसे भारत में पूछ दिया जाएगा तो गन्ना होगा, लेकिन गन्ने के बाद जो सिंचित क्षेत्र होता है तो यही होता है चावल। पानी चाहिए होता है, उत्पादन कम होता है, मौसम भी चेंज हो रहा है, सब कुछ। तो उसी के लिए क्या किया गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाई गई चावल से संबंधित। इसका फायदा क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है लागत कम हो जाएगी, लागत कम होगी, उत्पादन इसका बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन जब बढ़ेगा इसमें रोग क्षमता जो होगी वो सही हो जाएगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होगी। ठीक है, प्रतिरोधी क्षमता अधिक होगी। जब ये सारी चीजें हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक, लागत कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। उसके बाद समय को भी हो जाएगा, समय की बात करेंगे, और समय से ही रिलेटेड आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धान की कितनी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका विश्व में उत्पादन, अगर आएंगे उत्पादन की बात करेंगे विश्व में, तो सर्वाधिक उत्पादन अभी हाल की जो रिपोर्ट आई है, भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना हो गया है। क्या है, आंकड़े ये सारे आपको अवेलेबल कराएंगे, जितने भी चीज है राइस से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आंकड़े नहीं देंगे, सारी चीजें। भारत में जो भी कृषि फसलें हैं उसमें 3 राज्य कौन से हैं, विश्व में कौन से देश हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इससे आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। क्या बात करेंगे, राइस की बात करेंगे तो उत्पादन में भारत और चाइना हो गया, अभी हाल ही की रिपोर्ट में आई है। ठीक है, तो इससे संबंधित 3 किस्में होती हैं। ठीक है, किस्में, ठीक है, चलिए कौन सी होती है, भारत में जो होती है तो याद रखिएगा ओंस, ठीक, ओंस होगी, अनम होगी, कौन सी होगी, ओंस होगी, अमन होगी, बोरो होगी, अमन, बोरो, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट आपका है कि भारत में 3 प्रकार की ये फसलें बोई जाती है, जनरली जो बोई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अमन, ओस, बोरा जो है इसके बारे में बात होगी। ठीक है, ये 3 फसलें होती है, 3 प्रकार की। हमारे यहाँ कौन सी होती है, साल भर में एक ही बार चावल बोया जाता है कि 3 बार? हम लोग के जनरली पूर्वांचल में क्या होता है, एक ही बार चावल बोया जाता है, धान जो होता है एक ही बार होता है, काट कर फिर गेहूं हो जाता है। लेकिन जैसे झारखंड में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, तो तीनों किस्में बोई जाती हैं। बीच में भी जैसे धान कट जाता है उसको पानी खाद देते हैं तो उसमें से भी निकलता है। हम लोग भी छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ भी होगा, लेकिन हम लोग क्या है, दूसरी फसल बोने लगते हैं। तो मतलब 3 साल भर में 3 प्रकार से ये बोई जाती है धान की फसलें। इसके इंपॉर्टेंट कुछ आप देखेंगे तो यहां पर आएंगे तो क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फसल के जो प्रजाति के नाम होंगे, जैसे जया है, साकेत है, गोविंद है। क्या है, धान की प्रमुख किस्में। ठीक है, धान की जो प्रमुख किस्में है उसमें जब हम लोग आएंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन आए और पूछा भी गया है कौन कौन से। जया है, साकेत है, गोविंद है, कावेरी। जया, साकेत, गोविंद, कावेरी। हम लोग क्या बोया जाता है कि नहीं पूर्वांचल में, सभी लोग। ठीक है, जया, साकेत, गोविंद, कावेरी की बात करेंगे। रत्ना है, जया है, सरजू है, रत्ना, जया,
सरजू, पूसा, बहुत सारी फसलें हैं इसमें, प्रजातियां हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, पूसा है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। धान से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा, केंद्रीय धान अनुसंधान, ठीक, संस्थान कहां पर है? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये आपको बताना होगा। तो क्या आंसर देंगे आप लोग? सारे लोग जल्दी से बता दो, क्या आंसर देंगे? तो यहां पर जब आएंगे तो सिंपल सा याद रखिएगा, कटक। कहां पर? उड़ीसा में स्थित ये कटक है। बहुत सारे भी इससे संस्थान आएंगे, ऐसा नहीं कि यही है सिर्फ। कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो धान से संबंधित जो फैक्ट थे वो ये आपके हैं, और फैक्चुअल में आप देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। राइस से संबंधित है, यहां पर याद रख लीजिएगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। और आइजा सताइवा की बात करेंगे। सर्वप्रथम साक्ष्य आपसे पूछा गया है, ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। आपसे पूछा जाएगा उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो इस समय भारत हो गया, अकॉर्डिंग टू जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक आंकड़ा आया है अभी हाल ही फिलहाल में, उसमें मतलब मार्च में फेब में आया ये आंकड़ा, तो वहां पर चेंज हो गया है, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां से? नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किसके? अजोला की बात करेंगे, नील हरित शैवाल की बात करेंगे। ये दोनों क्या है? जैव उर्वरक के रूप में काम किया जाता है। इसका वनस्पतिक नेम हो गया सर्वप्रथम। ये हाइब्रिड की बात है। और एक इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, वो क्या होगा? यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये पीसीएस में पूछा है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो क्या करेंगे यहां पर? एक प्रकृति, एक आई चीज प्रक्रिया, गोल्डन धान। ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा हुआ था जब ये शुरुआत हुई थी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मात्रा किसकी होती है, ठीक है, यहां पर ये कई बार होता है, किसकी होती है? तो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दो चीज इस पेज पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा आने को तो क्वेश्चन यहां से भी आए, यहां से भी आए। ये भी पूछा है निम्न में से कौन सी धान की फसल नहीं है, धान की किस्में नहीं है, ये भी पूछा है क्वेश्चन कई बार। और ये तो आपका इनका फेवरेट है, कौन सा? कटक वाला सबसे फेवरेट में आता है कि कहां पर है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और पेरूलीमा वो तो हम बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे, अभी उससे मतलब नहीं। अंतरराष्ट्रीय धान संस्थान जो है वो कहां पर, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग भारत की बात करेंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? तो बताइए, सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बताइए जल्दी से। याद है? विटामिन, कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना आप लोग, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जब भी ये बना हुआ है तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान से संबंधित फैक्ट थे। सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट है यहां पर बता देना हमको, ठीक है। इतना है, यहां से टोटल आंकड़े ही आएंगे और आंकड़े आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग किसकी बात करेंगे? वीट की बात करेंगे, मतलब गेहूं, ठीक है, गेहूं। साक्ष्य की बात करेंगे इसकी। सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिला है? बता दो जल्दी से। कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिला है, आप बताओ। या जो सिंधु पाषाण काल में सर्वप्रथम की बात आएगी, साक्ष्य गेहूं और यव का ही तो मिला है। गेहूं और यव, यव मतलब आपका जव हो जाएगा, ठीक है। जव पढ़ते हैं ना, जव, ठीक है। गेहूं यव जव की बात करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करेंगे। और साक्ष्य कहां पर मिलेगा? ये पाषाण काल में मिलेगा। और पाषाण काल में भी अगर हम लोग चले आएंगे तो गेहूं की बात करेंगे तो मेहरगढ़। कहां? मेहरगढ़। कहां पर? नोट कर लेना इसको, मेहरगढ़, ठीक है। सर्वप्रथम मेहरगढ़ में मिला। ये क्या है? नवपाषाणिक, नवपाषाणिक संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। जहां पर, वहां पर हम लोग कोल्डियावा देखे थे, यहां पर मेहरगढ़ हम लोग देखेंगे। फिर जब कुल की बात करेंगे, ये किससे संबंधित है? ट्रिटिकम एस्टिवम,
क्या है, इससे संबंधित नोट कर लीजिएगा, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, और क्या है, एक्टिवम, ठीक है, एस्टिवम, एस्टिवम, ये चीज आ जाएगा। इस कुल से ये संबंधित है और यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, 70 से लेकर 72% पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं वो 70 से परसेंट से लेकर 72% के मध्य स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, धान के बाद दूसरी बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं। क्या है, धान के बाद, धान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड बोई जाने वाली फसल, वाली फसल, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गेहूं से फैक्ट। अगर भारत की बात करें, विश्व में बात करेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कहां पर होगा, उत्पादन नोट कर लेना इसको, ये चीन में होगा, चीन के बाद भारत में होगा। चावल में आंकड़े बदल चुके हैं, भारत में होगा, और उत्पादन यहां पर यूपी में सबसे ज्यादा होगा। कहां पर होगा, यूपी में सबसे ज्यादा होगा। चावल के केस में यूपी नहीं है, जब आंकड़े आएंगे सारी चीजें आपको सामने बता दी जाएगी। फिर उसके बाद आएंगे, इसमें क्या पाया जाता है, जो प्रोटीन पाया जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, प्रोटीन का नाम, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। और वो नाम क्या है, जल्दी से बता दो, ठीक, क्या नाम है, कई बार पूछा गया है आपको, ग्लूटीन। क्या नाम है, ग्लूटीन नाम है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक। तो क्या पूछा गया, ये ग्लूटीन कहां पर है, क्या चीजें हैं, सारी आपको क्लियर हो गई यहां पर। इससे पहले हम लोगों ने धान की बात की थी, फिर अब हम लोगों ने बात की है गेहूं की। तो धान कहां से मिला, कैसे मिला, क्या चीज है, उससे संबंधित संस्थान है वो, उसकी प्रजातियां, इसमें बहुत ज्यादा प्रजाति नहीं है और ना इससे बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है प्रजातियों से संबंधित, मतलब किस्में से समझे, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, इसी के आसपास आप लोग घूमोगे कि धान के बाद सर्वाधिक बोई जाने वाली कौन सी फसल है, तो धान के बाद आपका गेहूं होगा। और विश्व में उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर चाइना हो जाएगा, वहां पर भारत हो जाएगा। और यूपी में बात, भारत में बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग साक्ष्य की बात करेंगे, गेहूं का हुआ यव या जौ के रूप में इसका से साक्ष्य के रूप में मिलेगा, तो कहां मिलेगा, नवपाषाणिक संस्कृति के रूप में। और ये कुल की बात करेंगे, ट्रिटिकम एस्पिटम, एस्टिवम, कुल से ये संबंधित है। पोषक तत्वों की बात करेंगे, 70 से 72% इसमें अवेलेबल होते हैं। ये तो हो गया गेहूं, ठीक है। फिर आता है जो अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया हुआ था बाजरा से, ठीक है। सबसे मतलब ये क्वेश्चन यहाँ एलटी में आया था, अभी ये 6 दिसंबर को ही एलटी का पेपर हुआ था, उसी में ये सीधा बाजरे से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता, मतलब क्या होता है, ये सूखे में होता है, सूखे में पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है, पानी की आवश्यकता ना के बराबर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पूछा गया था, निम्न में से किस फसल को ऊंट कहा जाता है, रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है जब सबसे ज्यादा सूखा सहने की, सूखा सहने की क्षमता, सहने की क्षमता, ठीक है। सर्वाधिक यहां पर लिख देंगे तो ज्यादा सही होगा, सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता किसमें है। इसीलिए क्या कहा गया था इसको, हाल ही के फिलहाल जो क्वेश्चन एलटी का पेपर आया था उसमें पूछा गया था, निम्न में से किस फसल को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है। तो सिंपल सा आपके सामने है, क्या है, रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है फसलों में, ठीक है। फसलों में रेगिस्तान का ऊंट किसे कहा जाता है, बाजरा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूखा सहने की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब पानी की बहुत आवश्यकता इसको नहीं होती है जैसे ऊंट की नहीं होती है। इसीलिए तुलना इसकी किससे करा दी गई है, रेगिस्तान के ऊंट से करा दी गई है। दूसरी तरफ है जो अनाज होते हैं, जितने अनाज होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा, अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा, सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा होती है, ठीक है। क्या होती है, होती है। इतना तो याद रहेगा आप लोग को, सारे लोग इतना याद रहेगा, कोई डाउट यहां पर,
जब डाउट नहीं है तो टेंशन फ्री रहिएगा आप लोग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, इसलिए इसको शामिल किया, फसल तो सारी होती है, कितना आप फसल मैं बताऊंगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको हर हाल में करना होगा। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकंड कुल की बात करेंगे। सेकंड कुल में दलहन फसलें आ जाएंगी। कौन सी आ जाएगी? दलहनी फसलोत्पादन, पल्सेस प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? पल्सेस प्रोडक्शन। आंकड़े बाद में बताएंगे कि किसका उत्पादन कितना होता है, क्या होता है, ये आंकड़ों में बताएंगे कि भारत में उत्पादन किसका होता है। दलहनी फसलोत्पादन, ठीक है, फसलोत्पादन प्रोडक्शन। हम लोग वहां पर बात किए थे, मोटे अनाज की बात किए थे, तीन कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था। खाद्यान्न है, उसके बाद दलहनी है, फिर मोटे अनाज आ जाएंगे। तो उसमें आपने वो चीजें पढ़ा। फिर आगे हम लोग दलहनी फसलें, आपको पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल होती है ना? किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट? क्यों सारे लोग? गर्मी बढ़ गई है? चलिए, तो यहां पर आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें, इसको माना जाता है। फिर दूसरी तरफ आएंगे, ये क्या होता है कि लेग्यूम, एक नाम याद रखिएगा, लेग्यूम। लेग्यूम कुल की जो फसलें होती हैं, क्या होता है? लेग्यूम कुल की जो फसलें होती हैं उनको दलहनी फसलों के रूप में जाना जाता है। लेग्यूम कुल की फसलों को, क्या फसलों को दलहनी फसल के रूप में, फसलों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहां पर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे कौन कौन सी है ये फसल हम इसमें बताएंगे नहीं, बाकी जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो क्या किया गया, ये जो फसल होती है इसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूरे वर्ष भर दलहनी फसल होती है, तो इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट में आएंगे हम लोग। तीन पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से फसल होती है, ठीक है। कहां पर होती है? तीन फसल में। एक होगी खरीफ के मौसम में, फिर रबी के मौसम में। दलहनी फसल भी पूरे वर्ष भर होगी, ठीक है, रबी के मौसम में होगी। फिर उसके बाद एक क्या हो जाएगी, जायद फसलों के मध्य भी इसका उत्पादन किया जाएगा, जायद फसलों के मतलब, ठीक है। अगर खरीफ के साथ देखेंगे तो अरहर, उड़द, सोयाबीन, कौन सा होगा? अरहर, उड़द, सोयाबीन, ठीक है। मूंग भी हो जाएगा, लोबिया भी हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद रबी की बात करेंगे, चना, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, खेसारी। एक खेसारी लाल भी है ना, क्यों? बिहार में भोजपुरी सुपरस्टार, ठीक। यहां पर क्या होगा? मूंग, उड़द, लोबिया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, पल्सेस जो प्रोडक्शन भारत में होते हैं, कितना होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो अलग चीज है, उसमें हम लोग को अभी नहीं जाना है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, और नाइट्रेट के रूप में लेंगे कि नाइट्राइट्स के रूप में लेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने इकोलॉजी में कर रखा है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कैसे लेंगे, नाइट्रेट के रूप में कि नाइट्राइट्स के रूप में, ये कमेंट भी आप कर सकते हो हमको डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको किस में माना जाता है? लेग्यूम कुल के माना जाता है, कुल की फसलों को ही दलहनी फसलों के रूप में माना जाता है। और आइजा सटाइवा नहीं इसमें आएगा, ठीक है, टिटिकम नहीं आएगा। ये सिर्फ लेग्यूम कुल की ही जो फसल होती है उनके बारे में बात करेगा। और जब ये आएंगे तो दलहनी फसलोत्पादन में ये इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम लोग। एक रबी के मौसम की फसल होगी, एक खरीफ के मौसम की होगी, एक जायद की फसल के रूप में होगी,
तो रबी में हम लोग क्या देखेंगे इसमें, खरीफ में, मतलब जो धान के समय बोई जाती है, यही ना, धान के समय बोई जाने वाली अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है, मूंग है, ये धान के समय बोई जाती है। चावल गेहूं के साथ बोने वाली जो फसल है, चना मटर मसूर है, ये आपको बताया जा चुका है। और जायद फसल जो अल्पकालिक होती है, ककड़ी ओकड़ी सब होती है ना, उसके बीच की बात की जाएगी तो उसमें क्या बोया जाता है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां पर? जो भी डाउट होगा आप सीधा सीधा पूछ सकते हो, यहां पर सिंपल सा कुछ भी नहीं है, आप कमेंट करिए, सब कुछ आपको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपको रिजोल्यूशन कराया जाएगा। जितने भी आपके टॉपिक होंगे उनको रिजॉल्व होगा आपका सारी चीजें। ठीक है, यहां तक क्लियर? अभी क्लियर कहां हुआ ये? यहां पर हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, ICRI सेट। क्या चीज है? ICRI, ICRI। ठीक है, ICRI इसका मतलब क्या है, जल्दी से आंसर आप बता दो। क्यों सेट? बताइए जल्दी से, इसका मतलब क्या है, इसका मुख्यालय कहां पर? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरियाइड ट्रॉपिक्स। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, नहीं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरियाइड ट्रॉपिक्स। ठीक है, कहां पर मुख्यालय है? इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो भारत के हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। इसी से संबंधित अगर आपसे राष्ट्रीय पल्सेस, नेशनल पल्सेस इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा तो कहां पर? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान। राष्ट्रीय केंद्रीय कर देंगे इसको, केंद्र भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपसे पूछा जाएगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर है? ये कानपुर में। इतना याद हो जाएगा आपको सारी चीजें। क्यों? दूसरी चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगी कि WHO, कौन सा? WHO जो है आपका, WHO है या आपका FAO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, वो लोग क्या कहते हैं कि प्रतिदिन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 104 ग्राम, कितना? 104 ग्राम दाल खाना अनिवार्य है। याद है क्या कहा गया इसमें? सिंपल सा कहा गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि प्रति व्यक्ति, इसको अलग से नोट कर लेना सारे लोग, कि प्रति व्यक्ति जो है उसको क्या कहा गया है कि 104 ग्राम, कितना? 104 ग्राम प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को, ठीक है, दाल खाना मस्ट है। अगर उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषण तत्व चाहिए, तो 104 ग्राम दाल खाना मस्ट है। वैसे क्या ये है पॉसिबल है भारत में? लोग खा रहे हैं। लोग तो ये भी खा रहे हैं कि अभी कल की घटना आपने देखा होगा कि लखनऊ में पूरी झुग्गी झोपड़ी जल गई है ना, झुग्गी झोपड़ी जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। 2-4 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद फिर वही जिंदगी जिएंगे सारे लोग, है ना, ऐसा है ना। तो पल्सेस की बात करेंगे, इसके उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन सारे आंकड़े में आएंगे आपको। जो सर्वे, जो आर्थिक रिपोर्ट है कृषि से संबंधित 2024 और 25 की, जब वो लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी चीजें उसमें आएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या यहां पर याद रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा अब मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, नाइट्राइट्स के रूप में होता है कि नाइट्रेट के रूप में होता है? क्यों नाइट्राइट्स के रूप में होता है कि नाइट्रेट के रूप में ये ली जाती है, वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। दूसरी तरफ हमने पूछा है केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कहां पर, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन आया है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। जो भी चीजें हैं इससे संबंधित वो आपको बतानी होगी, और जब बताएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? तो चलिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये आपको कानपुर पता चल गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ गया। मैंने प्रश्न जो पूछा वो भी बताना है। जो लेग्यूम कुल के, इसका संबंध किससे है? लेग्यूम कुल की जो फसलें होती है उन्हीं को दलहनी फसलों के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एराइड ट्रॉपिक्स के लिए हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, जहां पर सारी चीजें सही होती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 104 ग्राम दाल लेना अनिवार्य है। लोग तो कुछ जुटा नहीं पाते हैं, दाल में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दालों में क्या होता है, प्रोटीन सर्वाधिक होता है ना, प्रोटीन सर्वाधिक, इसीलिए तो कहा गया है खाइए दाल, है ना। फिर उसके बाद है, इनको दालों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। रबी की फसल के मौसम में अलग दलहन उत्पादन होता है, खरीफ में अलग होता है, और आपके जायद फसलों में अलग होता है। 3 ये पार्ट हैं, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं हॉर्टिकल्चर। किसकी बात करेंगे हम लोग? हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको क्या नाम से जानते हैं आप लोग? हॉर्टिकल्चर नाम से जानते हैं, बागवानी के नाम से भी जानेंगे इसको, उद्यान विज्ञान से के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। कई नामों का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। इससे संबंधित जो शाखाएं हैं उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? उद्यानों में जो फसलें हमले बोई जाती है, जो फूल बोए जाते हैं उद्यानों में, जो भी फूल, फसलें, सजावटी, ठीक है, बोए जाते हैं, मतलब आसपास के आपके क्षेत्र में बोए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं, उसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसी को बागवानी कहते हैं। और ये लैटिन के 2 शब्द से मिलकर बना है, हॉर्टेस और कल्चर। क्या चीज है? हॉर्टेस प्लस कल्चर। सिंपल सा आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन यहां पर हम पूछ रहे हैं हॉर्टेस मतलब क्या कहा जाएगा? लैटिन के 2 शब्द, लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है ये, ठीक है। शब्द से बना है, एक आ जाएगा हॉर्टेस हो जाएगा। हॉर्टेस मतलब क्या हो जाएगा? आपका बगीचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगीचा हो जाएगा। कल्चर का मतलब खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्चर का मतलब खेत हो जाएगा। यहां तक हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाएगा इसमें? डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा। एक नाम नोट कर लीजिए इसमें, डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा, ठीक है, चड्ढा। इसे क्या कहा जाता है? मॉडर्न जो हॉर्टिकल्चर, मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आधुनिक बागवानी के पिता की संज्ञा किसे दी गई है? नोट कर लेना, आधुनिक किसकी संज्ञा दी गई है? आधुनिक बागवानी के जनक। क्या चीज है? आधुनिक बागवानी के जनक। यहां पर किसके लिए? भारत में। याद करिएगा, विश्व की बात नहीं हो रही है, यह बात किसकी हो रही है? भारत की बात हो रही है। तो उसमें डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा को याद करिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, जिसे बागवानी भी कहा जाता है, उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है, जहां पर फूलों की किस्में होती हैं, फसलें होती हैं, सजावटी बगीचे के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है, उसकी बात करेंगे हम लोग। फिर ये क्या करते हैं? लैटिन के 2 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है हॉर्टस होता है, जिसका मतलब क्या होता है? बगीचा। एक होता है कल्चर होता है, जिसका मतलब खेत है। मतलब बगीचा जो हो गया, खेत वाला बगीचा, उसी से रिलेटेड है, जो आसपास भी होता है। आप अपने गार्डन में भी बना सकते हो, कहीं पर बालकनी में भी बना सकते हो, है ना। ऐसा जहां पर बहुत लेते हैं, शहरों में क्या शौकीन लोग होते हैं, क्यारी टाइप में बनाए रहते हैं। गांव में भी ये चीजें होती हैं, आजकल नए चीजें जनरेशन में ये बहुत कर रही है काम, ठीक है। तो वहां पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आधुनिक बागवानी के जनक के रूप में भारत में किसे माना जाता है? डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा को माना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे हॉर्टिकल्चर के प्रकार। याद करिएगा, किसकी बात करेंगे हम लोग? हॉर्टिकल्चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ
हॉर्टिकल्चर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। इसमें भी कई पार्ट है और ये मैच द कॉलम आपके हर एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कल्चर में हमेशा पूछा गया एग्जाम में। सबसे पहले क्या होगा? पोमोलॉजी। ठीक है, क्या होगा? पोमोलॉजी होगा। किससे संबंधित है, क्या संबंधित है, आगे इस पे चर्चा करेंगे। ओलेरी कल्चर, क्या होगा? ओलेरी कल्चर, सारे जितने कल्चर है सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्लोरिकल्चर, क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक, ये पूछे गए आपके सारे एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये नहीं पूछे जाते होंगे। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, लास्ट आपका क्या हो जाएगा? लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या किया गया है? आयोग, विभिन्न आयोग के द्वारा, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी आयोग हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। निम्न में से पोमोलॉजी का संबंध किससे है? निम्न में से ओलेरिकल्चर का संबंध किसमें है? निम्न में से फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, या किस लिए जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो मतलब क्या कहते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ जो हॉर्टिकल्चर है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आ जाएगा पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, ये फास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आया। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे फलों की खेती का अध्ययन। क्या करेंगे? फलों की खेती का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन ये हो गया, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? पूरे वर्ष भर जो फल होते हैं, पूरे वर्ष भर उनके जो खेती होती है उसका अध्ययन करेंगे कि किस सीजन में किस चीज का फल का उत्पादन किया जाना चाहिए। क्या एक ही फल, सॉरी फूलों का, ठीक है, क्या इसमें कहा जाता है? सिंपल सा फलों की बात हो रही है ना। ठीक, हाँ फलों की बात हो रही है कि पूरे सीजन के क्या एक ही फल होते हैं? सभी बताइए, पूरे सीजन में एक ही फल तो होंगे नहीं। मार्केट में आप देखते होंगे टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपका मौसम जलवायु चेंज होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या आता है? फल आ जाते हैं। ठंड में कोई और फल आएगा, गर्मी में अब वो कंडीशन अलग हो गई है कि कोई भी फल पूरे साल भर दिखाई देता आपको। तरबूज का सीजन अब है, लेकिन तरबूज जनवरी में भी दिखाई देगा, ठंडी में भी दिखाई देगा, वो कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, उसका नहीं। लेकिन जो ताजे फल होते हैं वो हमेशा नहीं दिखाई देंगे, वो बस सीजन में दिखाई देंगे। तो पूरे वर्ष भर जो फलों का होता है उत्पादन, जो उसकी खेती होती है, उसका अध्ययन करने के लिए हमें पोमोलॉजी शब्द यूज किया जाता है। फिर दूसरा आ जाएगा ओलेरिकल्चर की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होता है? सब्जियों की व्यावसायिक खेती। जो सब्जियां, वेजिटेबल्स होती है, सब्जियों की व्यावसायिक, ठीक है, खेती। जो सब्जी होती है, एक सब्जी जनरली आप बो दिए, अपने घर में बो दिए, यूज कर लिए, हो गया, धनिया पत्ती, मिर्ची, टमाटर बो दिए, हो गया। एक सब्जी क्या होती है कि जो व्यवसाय, जहां पर व्यवसाय किया जाता है, उससे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जनरेट की जाती है, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे? ओलेरिकल्चर कहेंगे। किसके लिए? सोर्स ऑफ इनकम के लिए बात होगी तो ओलेरिकल्चर कहेंगे। लेकिन जब भी कोई नॉर्मल चीज होगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने आंगन में या घरों में कोई भी जगह होती है, बो देते हैं अपने यूज के लिए, तब वो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत नहीं आएगी। किसके लिए आएगी? जब ये व्यावसायिक खेती के रूप में, जहां सोर्स ऑफ इनकम आप यूज कर लोगे, जहां से आपको पैसे की आमदनी होगी, तब वो ओलेरिक कल्चर के रूप में आएगी। और किसके लिए आएगी? सब्जियों की व्यावसायिक खेती के रूप में आएगा। थर्ड वाला आपका होता है फूलों और सजावटी पौधों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? ठीक, फ्लोरी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, दो चीज आपने पढ़ ली है, पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर पढ़ लिया है। फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे तो यहां पर फूले और सजावटी पौधों, इसका फूलों और सजावटी पौधों पौधों का अध्ययन, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्लोरिकल्चर, जहां पर फूलों और सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत चीजों को हम लोग क्या करेंगे? चीज करेंगे, ठीक।
सजावटी फूल आप देखे होंगे। फूल तो वैसे होते हैं जैसे शादियां होती हैं, मंदिर होते हैं, कहीं पर भी चढ़ावे के रूप में यूज होंगे। मंदिर है, दरगाह आपके है, या बर्थडे विशेष में होते हैं ना, फूल का देते हैं ना कि नहीं देते हैं? सभी लोग देते हैं, शादियों में देते हैं। और जब देते हैं तो वो चीजें क्या होती है, यहीं से तो आती है। उसमें आप देखेंगे कुछ सजावटी आपके पौधे भी होते हैं। जब पौधे होंगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसका अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। और लास्ट रहता है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। जैसे आपने बहुत चीजों को देखा होगा, ठीक, क्या देखा होगा इसके अंतर्गत? जैसे आपने देखा होगा पार्क में, घरों में, ठीक है, बगीचों में, ठीक है ना, पार्क में भी लगाए जाते हैं फल, आपके बगीचे में भी लगाए जाते हैं, आपने घरों में भी लगाए। जिनके पास बगीचे हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं उनके पास बगीचे हैं, कुछ छोटे लोग होते हैं उनके पास अपने घर होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके नगर निगम के होते हैं, छोटे से पार्क बनाए जाते हैं। उसमें जो फल आपका क्या किया जाएगा, फूलों का नियोजन, ठीक है, फूलों का नियोजन जो होगा उसी को लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर कहेंगे। और उसके अंतर्गत ये सारी चीजों का किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, इनको सुंदर बनाने के लिए, पार्क, घरों, बगीचों को सुंदर बनाने के लिए ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सारे लोग समझ रहे हैं? क्यों? हॉर्टिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं हर बार आया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब क्या टॉपिक हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ, पहले तो हॉर्टिकल्चर पढ़ा। हॉर्टिकल्चर होता क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर किसे बोला जाता है, बागवानी के आधुनिक पिता भारत में किसे बोला जाता है, कृष्णलाल चड्ढा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टेस से बना है जिसका मतलब क्या होता है, बगीचा, कल्चर का मतलब खेत होता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या काम उसका होता है सभी को पता है। उसको क्या किया हमने, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में हमने नहीं किया है, जो इसके आधिकारिक लोग हैं उन्होंने किया, हमने नहीं किया है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये हमारा किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, 4 चीज आएंगे हॉर्टिकल्चर में। पहला पोमोलॉजी होगी जिसमें फलों के खेती का अध्ययन किया जाता है। फिर ओलेरिकल्चर आएगा, सब्जियों के व्यावसायिक खेती का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर होता है, फूलों और सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, पार्क, घरों, बगीचों में फूलों का नियोजन होता है उसको सुंदर बनाने के लिए। तो ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ आपके हॉर्टिकल्चर हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और टॉपिक ले लेंगे, वो क्या होगा, फलों का वर्गीकरण, क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों का वर्गीकरण, ठीक है। जब कृषि पढ़ रहे हैं तो सारी चीज आ जाएगी, फलों का वर्गीकरण, क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 का पार्ट मतलब पहले एक पार्ट में, इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे कि इसको क्या करेंगे। चलिए यहां पर आ जाएंगे, ए ऑप्शन, जलवायु के आधार पर, किसके, जलवायु के आधार पर, ठीक है। जलवायु के आधार पर इसको हम लोग बांटेंगे। फिर दूसरा इसमें जो हो जाएगा, वानस्पतिक विकास के आधार पर बांटेंगे। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, वानस्पतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। तो 2 चीज हमने यहां पर देखा है, क्या चीज, जो क्लेरिफिकेशन ऑफ जो फ्रूट्स हम लोग करेंगे 2 आधार पर करेंगे। एक आपका जलवायु, मौसम के अकॉर्डिंग, हर मौसम अलग होता है तो हर फल फूल जो भी होंगे फ्रूट्स सब अलग होंगे। फिर दूसरा क्या कहेंगे, जो उसके गुण होते हैं, वनस्पतिक गुण होते हैं, उनके आधार पर भी हम लोग बांटेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा कि क्या क्या इसमें शामिल होगा, तो वो चीजों को हम लोग पहले ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो ये बटेंगे, उष्ण कटिबंधीय फल, किसमें, उष्ण कटिबंधीय फल, ठीक है, यहां पर हम लोग लेकर आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय, इसकी
उपोष्ण कटिबंधीय। फिर यहां पर हम लोग आएंगे शीतोष्ण। ठीक है, मतलब क्या होगा, फलों को भी हम लोग तीन पार्ट पर डिवाइड करेंगे। उष्ण कटिबंधीय जो गर्म और नम मौसम जलवायु में उगते हैं, मतलब इसमें भी हम लोग लेकर आएंगे, क्या करेंगे, जो गर्म और नम जलवायु। तो इसका मतलब आपको एग्जांपल जल्दी से दे दो, जो गर्म और नम जलवायु में, ठीक है, जलवायु में उगते हैं। यहां पर हो गए हम लोग नम और गर्म जलवायु में जो उगते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। फिर उसमें क्या आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, जो हमारे यहां होता है वो क्या होता है, आम होगा। क्या, आम, केला, पपीता, है ना, सारी चीज। फिर उपोष्ण की बात करेंगे हम लोग, तो ये जो होते हैं जो ना तो बहुत ठंडी और ना ही बहुत गर्म जलवायु पसंद करते हैं। क्या करते हैं, ना तो गर्म ना ही ठंडी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, संतरा आ जाएगा। बीच वाला जो होता है, जो मतलब मीडियम वाले होते हैं, जब मीडियम में हो जाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जिन्हें ठंड की बहुत आवश्यकता होती है। शीतोष्ण क्या है, ठंड की अधिक आवश्यकता, अधिक आवश्यकता। कौन सा होगा इसमें, ठंड की अधिक आवश्यकता में अगर आप यूज करोगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यहां पर सेब आप देख लोगे, अखरोट देख लोगे, अखरोट आपके, बादाम देख लोगे, सारी चीजें आ जाएगी ना। क्यों, ठंड की अधिकता। यहां पर आप संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, है ना, ठीक है, सारी चीजें आ जाएगी। तो इसको क्या किया हमने, जलवायु के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। उष्ण कटिबंधीय कर दिया, शीतोष्ण कर दिया और उपोष्ण कटिबंधीय कर दिया। ठीक है, तो जहां पर किसी में आपको बहुत गर्मी मौसम होना चाहिए, गर्म के मौसम में चीजें आएंगी। कहीं पर होगा मीडियम मौसम होना चाहिए, ना तो गर्मी होनी चाहिए ना तो ठंडी होनी चाहिए। कहीं पर क्या होगा, लास्ट में बहुत ठंड होनी चाहिए, उसके आधार पर। ठीक, यहां पर हम लोग आएंगे वनस्पति के गुणों के आधार पर, देखेंगे कि जो पौधे के किस हिस्से से, यहां पर क्या याद रखेंगे हम लोग, पौधे के, नोट कर लो, पौधे के, पौधों के किस हिस्से से, किस हिस्से से, ठीक है, फलों का विकास होता है, फलों का विकास होता है। ठीक है, यहां पर ये चीज देखेंगे हम लोग। वनस्पति गुणों के आधार में हम लोग आएंगे तो क्या देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, फूल फलों के पौधे होते हैं, उनका विकास, जो उनके अंतर्गत जो फल पाए जाते हैं, उनका विकास किस हिस्से के रूप में होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्रूट्स, अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे। ठीक है, जिन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, सरल फल। यहां पर इसको भी ले लेंगे थोड़ा सा, सरल फल। ठीक है, क्या कहेंगे, सिंपल फ्रूट्स। पहला क्या हो गया, सरल फल हो गया, सिंपल फ्रूट्स हो गया। इसमें देखेंगे फूलों के जो एक ही अंडाशय से विकसित होते हैं। क्या होगा, जो फूल होगा, फूल के एक ही अंडाशय से विकसित। ठीक है, विकसित। तो इसमें क्या लेंगे, आएंगे हम लोग अंडाशय से, जब आप ले लेंगे आम को, ले लेंगे सीधा सीधा, कौन सा लेंगे, आम को ले लेंगे, संतरा ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, आम, संतरा, टमाटर। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे, तो ध्यान से इसको करिएगा सभी लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है। फिर दूसरी बात हम लोग आ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, मल्टीपल कंपोजिट। ठीक है, मल्टीपल कंपोजिट।
पहला आपने क्या पढ़ा, सिंपल फ्रूट्स पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा मल्टीपल कंपोजिट पढ़ा, मतलब ये पूरे फूलों के गुच्छे से विकसित होते हैं। ये क्या कहेंगे, एक जो फूल होता है मतलब क्या हुआ, पूरे फूलों के गुच्छों से विकसित, ठीक। और क्या इसमें हो जाएगा, कटहल, सिंपल सा। एग्जाम्पल एज आपको क्या लेकर आना, अगर कटहल लेकर आएंगे तो उसमें ये शामिल हो जाएगा। फिर आपका अंतिम जो होगा वो एग्रीगेट फ्रूट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुंज या सामूहिक। इसमें कहां पर लिखे इसको, इसका तीसरा पार्ट हम लोग यहां लिख देंगे, पुंज या सामूहिक, ठीक है, सामूहिक, पुंज या सामूहिक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है, यहां पर आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जो चीजें देखेंगे उसमें क्या होगा, ये एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशयों से बनते हैं। एक ही फूल के, इसको कहां लिखेंगे, नहीं, एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशयों से बनते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे पुंज या सामूहिक, जिसे क्या कहेंगे, एग्रीगेट कहेंगे। जैसे यहां पर क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी, क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी, यही होता है ना, या रस भरी है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहां पर देखा, थोड़ा सा हो गया है मिसमैच, सारी चीजें हो गई है, क्योंकि इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। तो यहां पर आएंगे हम लोग, तो सिंपल सा इसको कुछ लाल कलर ले लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आएंगे, जो फसल फूलों का जो वर्गीकरण फलों का करते हैं, क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स करते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, दो आधार पर पहले बांटे हैं। दो आधार पर बांटेंगे तो मतलब क्या होगा, एक जलवायु के आधार पर हमने बांटा, एक उसके वनस्पतिक गुणों के आधार पर बांटा। फिर उसमें भी हम लोग जाएंगे तो यहां पर क्या होंगे, उष्ण कटिबंधीय होंगे, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण हो जाएंगे। तीन प्रकार। उष्ण में क्या होगा कि मौसम बहुत अधिक गर्म होना चाहिए, ठीक है, मतलब जब अधिक गर्म होगा और नम मौसम होगा तब उसी में ये फूल उगेंगे, फल उगेंगे। और उसमें जैसे आपके यहाँ क्या होता है, आम होता है, केला होता है, ये सारी चीजें होती है, पपीता होता है, ये इसी में आ जाएंगे। उपोष्ण की बात करेंगे, ना बहुत अधिक ठंडी होनी चाहिए, ना बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ बीच का मौसम होता है, जिसमें हम लोग संतरा और माल्टा खाते हैं। खाए कि नहीं आप लोग माल्टा, कीनू उनू क्या बोलने लगे अब ना, संतरा हो गया, मौसम्मी तो खैर पूरे 12 महीनों 365 दिन आप मौसम्मी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या संतरा और माल्टा आपको ये होगा, ना बहुत ठंड होनी चाहिए, ना बहुत गर्मी होनी चाहिए। नाशपाती भी उसी श्रेणी में आएगी। फिर उसके बाद शीतोष्ण की बात करेंगे हम लोग, जहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती होगी, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया, ठीक है, बर्फीले एरिया जो है, जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, जैसे उसकी फसल क्या लेकर आएंगे हम लोग, सेब लेकर आएंगे, ना आप बादाम लेकर आएंगे, अखरोट लेकर आएंगे, ये सारी चीजें वहीं पर होगी। अगर उसको पूर्वांचल में लाए, हम प्रयागराज में बोने, तो नहीं हो पाएगा। होगा पेड़, फल पेड़ आएगा, लेकिन वो चीजें नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर लीची बोते हैं या चीकू लाकर महाराष्ट्र से बोते हैं, तो वो चीज नहीं आ पाती। जो टेस्ट वहां पर आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको वनस्पति का आधार पर ले लिए। वनस्पति का आधार पर लेंगे तो इसको भी तीन चीजों में ले लिया हमने। क्या किया, जो उसके गुण होते हैं, जो गुण होते हैं, पहला ही लेंगे हम लोग, सिंपल फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल फ्रूट, जो सरल फल बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जो फूल का एक ही अंडाशय से, जो फूल होगा उसके एक ही अंडाशय से ये विकसित होंगे। और जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, आम उसमें आ जाएगा एज एग्जांपल, संतरा आ जाएगा, टमाटर होगा, ये क्या करेंगे, जो फूल होगा उसका एक ही अंडाशय से वो यूज हो जाएगा, वो सारी चीजें फल के रूप में विकसित हो जाएगी। और उसमें एज एग्जांपल आप मैंगो को ले सकते हो, ऑरेंज को ले सकते हो, बाकी और भी चीजें जो आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीपल या कंपोजिटिव, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जो पूरे फूलों के, जो पूरा फूल होता है ना, उसका पूरे गुच्छे से ही वो उसका निर्माण हो जाता है। और उसमें हम लोग किसको लेकर आएंगे, चाहे आपका कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, आपके कटहल हो गया, सहतूत हो गया, वो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑल ओवर उसी में वो शामिल हो जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड, जो थर्ड आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? एग्रीगेट फ्रूट्स बोलेंगे। ठीक है, पुंज या सामूहिक फल। क्या बोलेंगे? पुंज या सामूहिक फल बोलेंगे। फल, ये क्या करता है? जैसे हम लोग सरल फल में क्या कहा कि एक ही अंडाशय से जो विकसित होते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया? एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशय से, दोनों चीज समझ लेना, एक ही अंडाशय से बनने वाले क्या होंगे? सिंपल फ्रूट्स हो जाएंगे। एक ही अंडाशय से स्वतंत्र, एक ही फूल के अंडाशय से स्वतंत्र रूप से बनने वाले जो अंडाशय से, वो क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे। मतलब एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशय से बनना, एक ही फूल के एक ही अंडाशय से बनने वाले सिंपल हो जाएंगे, एक ही फूल के कई स्वतंत्र अंडाशय से बनने वाले आपके क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे। और उसमें जो एज एग्जांपल आप लिए, स्ट्रॉबेरी हो गया, रस भरी हो गया, ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स था। ठीक है, समझ में आया? आज का जो टॉपिक था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कहीं ना कहीं से मिलेंगे, चाहे वो चावल से मिल जाए, चाहे गेहूं से मिले। और क्वेश्चन आया भी है, चावल से भी आया हुआ है, चाहे गोल्डन धान उसमें कई बार पूछा गया है, या चावल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है ये पूछा गया। और उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखा है, जो हाल ही में बदल गया, अभी तक विश्व में चावल उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता था, लेकिन फरवरी और मार्च के आंकड़े में क्या हुआ? ये बदल गया, भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसको भी हम लोगों ने क्या किया, जो फसल था उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया कि कृषि ऋतुओं के आधार पर, मतलब जलवायु के आधार पर खरीफ, रबी और जायद फसल को कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज है उपयोग के आधार पर हमने किया, अनाज के रूप में कर दिया, दलहन के रूप में कर दिया, मोटे खाद्यान्न के रूप में कर दिया, इस तरह। फिर उसके बाद आपको चावल हो गया, फिर गेहूं हो गया, ज्वार, जो अभी हाल ही में एलटी का एग्जाम हुआ था वहां से पूछा गया था, किस रेगिस्तान, मतलब किसे रेगिस्तान के ऊंट के नाम से जाना जाता है? किस फसल को रेगिस्तान के ऊंट के नाम से? मतलब पानी की सबसे ज्यादा मतलब पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है, उसके अंदर सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है, तो इसीलिए वो चीजें उसे बोली जाती है। फिर दलहन में आएगा, दलहन में लेग्यूम आ गया आपका, लेग्यूम से सीधी चीज आ गए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए कहां पर? हॉर्टिकल्चर में आ गए, जो बागवानी बोलेंगे। बागवानी में भी हम लोगों ने जो उसके पार्ट थे, चाहे वो पोमोलॉजी हो, चाहे ओलोरिकल्चर हो, चाहे आपका फ्लोरिकल्चर हो, चाहे आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया, क्लेरिफिकेशन में भी दो दो पार्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है। कल इसी के आगे हम लोग टू बी कंटिन्यूड रहेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी कोई भी इश्यू हो, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी आपको कुछ भी समझने में कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, वैसे भी नॉर्मल एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया। और ये जो टॉपिक था ना आज का, ये सारे एग्जाम में आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये ना पूछे जाए, चाहे आप वनडे लेवल का लो, चाहे आप ये एसएससी का लो, चाहे यूपीएससी का लो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का लो, चाहे शिक्षक भर्ती लो, चाहे यूपीपीसीएस लो, चाहे कोई सा भी आयोग हो, जो एग्जाम कराते होंगे अपने कॉम्पिटिटिव, यहां से प्रश्न आएंगे। और चावल की जो 3 किस्में मैंने बताई थी ना, ओस, अमन, बोरो, याद करना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो चलते हैं। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे, एक ही क्लास में ये चीज आ गए थे कि आपको कैसे क्रॉप्स का डिवाइड करना है, कैसे आपको फलों के बारे में जानकारी रखना है, कौन से फल किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी क्रॉप्स किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर एक ही क्लास में सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत किसी को होगी, कोई इश्यू होगा, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कहीं पर कोई भी आपको इश्यू हो रहा है, ना समझना आ रहा हो, कुछ भी आ रहा है, फिर इसके बाद जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे, डायरेक्ट लाइव आएंगे आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में, तब सारी चीजें हम साथ में भी क्लियर कराएंगे। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग
यहीं पर समाप्त करते हैं और सारी चीजों को आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्लास में सब कुछ करते रहिए, साथ में रिवीजन करते रहिए और टेस्ट सीरीज जितना हो सकते ज्वाइन करिए, ताकि जब फॉर्म आएगा तब आप लोग फुलफिल रहोगे अपने नॉलेज के साथ। फिर मिलते हैं कल हम इसी के साथ अगले थर्ड लेक्चर में एग्रीकल्चर के, तो देखेंगे बाकी चीजें क्या है क्या नहीं इसमें। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।